नमस्कार, मैं अनार मनोहर। व्यक्तित्व खास मुलाकात में आज मेरी मुलाकात हो रही है बाबूलाल हल्दुनिया से। आप भाजपा एससी मोर्चा से जिला मंत्री हो और लंबे समय से आप पार्टी में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और संगठन के कई समूह से जुड़े हुए हो। आज आपकी सामाजिकता या आपकी राजनीति और अब तक का आपका जो सफ़र रहा है उनको लेकर मैं कुछ सवाल करूंगा, और साथ ही जो आपकी मुख्य जिम्मेदारी है कि आपको अनुसूचित जाति वर्ग के वोटों को भाजपा से जोड़ना, उसमें कितने कामयाब रहेंगे, ये तमाम सवाल मेरे रहेंगे। बाबूलाल जी, पहले तो आज के इस इंटरव्यू के सेशन में आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। बाबूलाल हल्दुनिया को जहां मैं सर्च कर रहा था, लोगों से जान रहा था, तो मुझे बहुत सारी जानकारी मिली। अगर मोटे तौर पर मैं देखूं तो आप अनुसूचित जाति वर्ग से आते हो जी। अनुसूचित जाति वर्ग की बात आती है तो ऐसा माना जाता है या कांग्रेस पार्टी एक दावा करती है कि वो कांग्रेस का परंपरागत वोट है, लेकिन आप भाजपा विचारधारा से खासे प्रभावित हो। ये भाजपा विचारधारा से जुड़ना थोड़ा समझाइए ना, बताइए ना। देखिए, आपने जो प्रश्न किया अभी, भाई कांग्रेस पार्टी से एससी का बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है। आज़ादी से पहले कांग्रेस एक राजनीतिक मंच नहीं था, एक राष्ट्र मंच था। आज़ादी स्वतंत्रता आंदोलन का एक अग्रणी मंच था। आइए चल के और उससे उस जन भावना उस कांग्रेस शब्द के साथ जुड़ गई। आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद में कांग्रेस बहुत बड़े दल के रूप में भी था। उसको राजनीतिक मंच में उन तथाकथित उस समय तत्कालीन नेताओं ने बड़ी चातुर्यता से इसका राजनीतिकरण किया। आज गांधी जी का एक स्वप्न था कि आज़ादी मिलते ही कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन चूंकि उस समय के तत्कालीन जो भी कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने बड़ी राजनीतिक मंशा से इसको राजनीतिक मंच में तब्दील करके इस कांग्रेस का जो भावात्मक शब्द था, स्वतंत्रता आंदोलन का जो मंच था, उसका एक राजनीतिकरण किया। तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत की जो जनमानस था, उस कांग्रेस के प्रति एक बहुत बड़ी सहानुभूति, उसको ऐसा मानते थे कि आज़ादी दिलाने वाला मंच है, और उसको लगातार वोटिंग करती रही। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो कास्टें हैं, जिनको अपन मुख्य रूप से दलित समूह कह सकते हैं, उस समय आज़ादी मिलते ही उनका वो पिछड़े तो थे ही। उनका झुकाव तो मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आपका कांग्रेस से झुकाव होना तो आप बता रहे हो, स्वाभाविक बता रहे हो मुझे, लेकिन आपका उनकी अपोजिट जो माने जाने वाली विचारधारा है, जिसको दक्षिणपंथी विचारधारा भी कह सकते हैं, आप उनसे खासे प्रभावित हो। मैं इसलिए प्रभावित हूँ कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक जाति की बात नहीं करती है। 36 कौमों को साथ लेकर के पूरे भारत को एक राष्ट्रवाद के साथ खड़ा रख करके भारत के सर्वांगीण विकास की बात करने वाली बात। 70 साल से आप देखिए, कांग्रेस का, हमारे एससी समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक, या समझ लिए पूरा का पूरा वोट बैंक कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। 70 साल में केवल एक लॉलीपॉप देकर इस कास्ट को आप भाजपा से जुड़ने का मतलब मैं ये समझूं कि इस वर्ग का कांग्रेस विकास नहीं करा पाई। जब बिल्कुल नहीं करा पाई, तो आपको ये दर्द होगा तो आप भाजपा में चले गए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। भाजपा में जाने के पीछे केवल मेरा जातिगत मानस नहीं है। मैं इस समुदाय से बिलोंग करता हूँ, ये मेरा स्वाभिमान भी है। और इस समुदाय में मैंने झांक के देखा है कि 0.01% लोग तो कोई अपनी योग्यता से समझ ली या अपनी चातुर्यता से समझ लिए, वो आगे निकल गए, लेकिन समाज कहाँ खड़ा है? क्या इसके लिए 70 साल की सरकारी जिम्मेदार नहीं है? इसे जिम्मेदार किसे मान रहे हो आप? मैं तो जिन लोगों ने इस देश पे शासन किया है, जिनकी राजनीतिक कुछ नीतियां रही होगी, क्या इस समाज विशेष या दलित समाज के कितनी सारी जातियां, कितने सारे लोग आज भी वही पिछड़ापन है, इसके लिए जिम्मेदार तो वही हुआ ना जिन्होंने राज किया है इस देश की बागडोर जिनके। मुझे एक बात बताइए, इस जातियों का जहाँ जिक्र कर रहे हो, इस वर्ग का जहाँ जिक्र कर रहे हो, इस वर्ग पर सदियों से गुलामी देखी है, अत्याचार देखा है, सोशल बैकवर्ड जो रहा, ये बहुत कुछ तो ठीक करने का प्रयास तो हुआ है, थोड़ा बहुत तो बदलाव हुआ है, इस चीज को आप स्वीकार करते हो? कितना समय चाहिए मुझे ये बताइए। 70 साल क्या किसी राष्ट्र के विकास या किसी समाज के विकास को बराबर की पंक्ति पे खड़े के लिए क्या पर्याप्त नहीं होते, या 2-4 शताब्दियां चाहिए? जैसे मोटा कसूरवार अपने भारत से बाद में जो राष्ट्र आजाद हुए,
मैं आप एनालिसिस कर सकते हैं, पत्रकार हैं आप, वहाँ उठा के देखिए क्या वही बिछड़ापन वहाँ है क्या? इससे मोटा कसूरवार आप शासन विशेष तौर पर कांग्रेस को मानते हो? इनकी नीतियां ऐसी रही कांग्रेस की। कहाँ से नाराज हो कांग्रेस? अरे मैं क्या नाराज, पूरा जनमानस नाराज है। मैं ये साफ बता देना चाहता हूँ कि केवल एक आरक्षण शब्द से इस जाति का विकास नहीं हो सकता, इस समाज का विकास नहीं हो सकता। आज आप देखिए बराबर, आप झांकी देखिए, जहां भी ऐसी तबका रहता है, जहां भी दलित समाज ज्यादा रहता है, एक दो लोग जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए, उनके लिए पढ़ने वालों को तो नौकरी में रिजर्वेशन मिल जाएगा, लेकिन जिस परिवार में नौकरी नहीं है, आज भी आप कह रहे हो उनके लिए क्या पॉलिसी है? और कुछ बैठ के बात करते हैं। बिल्कुल। बाबूलाल जी, मैंने आपके परिचय में बताया कि फिलहाल आप एससी मोर्चा सीकर में अभी जिला मंत्री पर हो। जिला महामंत्री पर हो। जिला महामंत्री का पद अपना आप में मैं कह सकता हूँ संगठन में एक अच्छा खासा जिम्मेदारी का पद माना जाता है। जी जरूर। अगर मोर्चा की बात करूँ तो मोर्चा किस थीम पर काम कर रहा है अभी? भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसको लेकर इस जो एससी समाज है इस पे जागरूकता लाकर जो लोग भारतीय जनता पार्टी का हवा दिखाकर इस समाज को बीजेपी से दूर ले जा करके केवल एक वोट बैंक साधने की रीति से उनका कुछ विकास भी नहीं किया और केवल उनको डराए रखा, भाई बीजेपी आ जाएगी तो तुम्हें खा जाएगी, तुम्हारा आरक्षण समाप्त कर देगी, और एक डरा करके उनके वोट का इस्तेमाल करते रहे। इस के विरोध में और भारतीय जनता पार्टी की जो देशव्यापी नीति रही है, जो राष्ट्रवाद की नीति रही है, जो सब 36 कौमों को साथ लेकर के विकास की नीति रही है, उसके साथ जोड़ने के लिए मैं एससी समाज के इस दो आपकी बातों से मुझे लग रहा है, एक तो भाजपा की रीति नीति को वर्ग तक पहुंचाना और साथ में ये समझाना कि भाजपा आपका कुछ नुकसान नहीं करेगी, अछूत नहीं है, मतलब ये दो चीजें आप बिल्कुल। हाँ। अच्छा एक बात बताइए मुझे, मैं जब एक आरोप लगता है भाजपा पर, क्योंकि आप भाजपा का भी बात रखोगे मोर्चा के साथ साथ, कि भाई भाजपा अनुसूचित जाति वर्ग, जिस वर्ग से आप आते हो या जिस मोर्चे पर आप अभी पदाधिकारी हो, मतलब कोई बड़े पद जो है भाजपा उससे दूर रखती है, मतलब मुख्य पदों पर भाजपा पर एससी वर्ग या दलित वर्ग नहीं जा पाता। प्रदेश की बात, ये आरोप निराधार है। एससी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, केंद्र में 2 बार सत्ता अभी तक आई है, पहली बार दलित राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने जब बड़ा राष्ट्रपति बनाने का मौका बीजेपी के पास है तो सीधे तौर पर एक जो माइनॉरिटी के खिलाफ बीजेपी की बात करते तो अब्दुल कलाम को बनाया। मैं राजस्थान के परिदृश्य में समझो तो, हाँ, राजस्थान के परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी में जो लीडरशिप ऐसी समाज की रही है जुड़ी हुई, क्या कैलाश मेघवाल अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता? सीएम नहीं बना पाए। सीएम की देखो ऐसा है, उस दौड़ में जितने सारे नेता होते हैं उनका राजनीतिक कौशल भी देखा जाता है। संगठनात्मक मुखिया भी नहीं बना पाए। संगठनात्मक मुखिया की मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी को संगठन में बहुत ऊंचे पदों पर मदन दिलावर लगातार संगठन के महामंत्री रहे। मैं अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। अध्यक्ष की देखिए, आप अगर महत्वाकांक्षा ज्यादा रखते हैं तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी वो लीडरशिप ऐसी समाज की इतनी तो तैयार तो हो कि वो ऐसे पूरे राजस्थान के अंदर संगठन को खड़ा कर सके। आपको लगता है कि लीडरशिप में अभी वो लीडरशिप में कुछ कमी रही है, ऐसा मानते हो? पिछले कालांतर में हम देखते हैं जो मैं ये नहीं सिरे से खारिज नहीं कर रहा, भाई लीडरशिप हुई नहीं, आप ऐसा तो मानते हो ना कि लीडरशिप थी लेकिन मिलना चाहिए, ऐसा कह सकते हो? अभी नहीं मिलना चाहिए, ये तो कौन नहीं चाहेगा, लेकिन मेरा जहां तक अनुमान है, कोई जातियां देख करके लीडरशिप नहीं दी जाती। उस समय उसकी योग्यता, तो कांग्रेस कहती है कि भाई हमने सीएम भी बनाया है, हमने ये जो सारी चीज ली है, वो तो उस बात में कोई दम है या वो किसको बना दिया सीएम? जैसे कांग्रेस ने दलित को सीएम बनाया है, राजस्थान की बात करो तो वो एक एक्सीडेंटल सीएम थे। अच्छा अच्छा, आप जगन्नाथ पड़िया जी के बारे में बात कर रहे होंगे, एक्सीडेंटल सीएम थे, कोई मैंडेट आ गया ऐसा नहीं, उनकी आपस की लड़ाई के अंदर एक, जैसे अभी पंजाब में नहीं हुआ क्या वो चन्नी जी। चलो हम इससे थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, ये तो एक राजनीति चलती रहेगी। हाँ। मैं ये देखता हूँ कि जिस प्रदेश से आप आते हो, दलित उत्पीड़न में सबसे ज्यादा आप ही के प्रदेश में है जी। कहाँ कमी है? ये सरकार की कमजोर मानसिकता का परिचय है। जो ये दम्भ बढ़ते हैं ना कि हम ऐसे समाज के संरक्षक हैं,
या इन समाज को इनका लगातार वोट बैंक लिया है उन्होंने। और इस वोट ये बार बार ये कहते भाई हम ज्यादा हितैषी हैं साहब, कांग्रेस तो ऐसी समाज की हितैषी है, कांग्रेस हमारे समाज के बहुत सारे लीडर भी ये बार बार प्रचार करते हैं कि साहब एससी के तो माँ है कांग्रेस। और उसी कांग्रेस के राज में जब जब कांग्रेस की राजस्थान में सरकार आई है, उसी कांग्रेस के राज में दलित, आप अखबार देखें तो शर्म से गर्दन नीचे झुक जाएगी। मान रहा हूं सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ। आप पत्रकार है, अब आप एनालिसिस कीजिए कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है और कांग्रेस की सरकार भी रही है, क्या भाजपा के राज में ऐसा रोज अखबार ऐसा अटापटा देखा आपने? घटनाएं होती है, मैं ये राज देख के घटनाएं नहीं होती। एक दूसरा पहलू, लेकिन सरकार के पुलिस महकमे की और खुद सरकार की उदासीनता, सारा सरकार की उदासीनता। मैं कह रहा हूं जिस प्रदेश में 25 की 25 सीटें बीजेपी की हो, सेंटर में मंत्री हो, सारा कसूर क्या राज्य सरकार का ही है? कानून व्यवस्था किसका विषय होती है सर? सारी चीजें क्या हम प्रदेश में कानून व्यवस्था किसका विषय है? कानून व्यवस्था का विषय सीधा सीधा राज्य सरकार के पास होता है। राज्य सरकार, यहाँ तो केंद्र के मंत्री भी महफूज नहीं है। आज कल की घटना आपने देखी, विपक्षी दल का प्रदेशाध्यक्ष वो महफूज नहीं है। अब दलित बेचारों की क्या सुरक्षा की गारंटी देगी ये सरकार? जहां एक राजनेता कीजिए, एक बड़े दल का मुखिया देख लीजिए, उस पर पत्थरबाजी होती है, उसकी गाड़ी को घेर लिया जाता है। ये अराजकता नहीं है इस राजस्थान में? तो फिर एक दलित तो विनियता, एक जो कमजोर आदमी है उसके तो कौन सुनेगा? बिल्कुल, मैं इस चीज को, आपका अपना यू है, मैं थोड़ा सा आपको हर विषय में सवाल लूंगा। मैं जहां तक दातारामगढ़ विधानसभा की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस विधानसभा में लंबे समय से आप संगठनात्मक काम कर रहे हो, पूरे जिले को लेकर, विशेष तौर पर दातारामगढ़ में आपका फोकस है, जिस विधानसभा से आप आते हो। मैं जानकारी जुटा रहा तो मैं भी शौक हूँ कि दातारामगढ़ विधानसभा से जहां पर आप लोग रहते हो, वहां पर भाजपा अब तक नहीं जीत पाई। ये पीड़ा मुझे भी है। और रही है कमी तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई कमी नहीं रही है। ये कमी अगर बेस है तो ये हमारी लीडरशिप की कमी है। लीडरशिप बोले तो क्या सही चुनाव का टिकट वितरण सही नहीं है? कई जगह ऐसा, कई बार ऐसा भी हुआ कि टिकट सही नहीं मिली, और कई बार ऐसा हुआ कि हम जीत के करीब थे तो कुछ महत्वाकांक्षी नेताओं ने समझ लीजिए, बड़े कार्यकर्ताओं ने समझ लीजिए, विरोध में सीधा अर्थ समझो गुटबाजी नहीं, उदासीनता दिखा दी। अगर पिछले चुनाव, 2 चुनाव की उठाकर देखे अपन, जीत के बहुत नजदीक थे। एक बार हम 500 से फिसल गए, एक बार हम 800 कुछ वोटों से फिसल गए। अगर थोड़ा सा प्रयास लीडरशिप ईमानदारी से कर लेती, कार्यकर्ताओं ने तो पूरा पसीना बहाया है। ये लीडरशिप की बार बार बात कर रहा हूँ, लीडरशिप का अर्थ क्या समझूं मैं? लीडरशिप का जो बड़ा नेतृत्व देते हैं पार्टी को, इसी राजस्थान के परिदृश्य, सॉरी दातारामगढ़ के परिदृश्य में विरोध नहीं किया, मैं उस आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेहनत और कर लेते, उदासीनता या और कॉन्फिडेंस कर सकता हूँ। मैं ये समझूं कि जो दातारामगढ़ के जो सीनियर, जिसे हम कह सकते हैं, जो भाजपा से पहले चुनाव लड़ते थे और लड़ा चुके थे, उन लोगों ने ही पार्टी को या ये जो जीत है उसमें उतनी मदद नहीं करी, ये कहना चाह रहे हो? मदद तो मैं आरोप नहीं लगा रहा, मदद तो उन्होंने की है, लेकिन जिस पैमाने से मदद होनी चाहिए थी, अगर वो पैमाना अपना पूरा खोल दिया होता, वॉल्यूम, अच्छा, तो जीत हमारे नजदीक। आप कहना भी चाह रहे हो और उस पर कुछ, चलो ठीक है। मुझे एक गंभीर सवाल मैं आपसे लेता हूँ, इन चुनावों को, टिकट वितरण को लेकर, जीत को लेकर, वोट को लेकर, क्या जाति भी असर डालती है? भारतीय जनमानस में जाति का बड़ा महत्व स्थान हो गया, ये स्वीकार करता हूँ? बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। जातिगत आंकड़े, जातिगत समीकरण हर चुनाव को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। ये एक इस जनमानस का एक बड़ा कारण हो गया। हालांकि नहीं होना चाहिए। हम राज व्यवस्था, लोकतंत्र में रहते हैं, वोट सबका एक एक ही लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों हम जातियों में इतने उलझ गए, और जो जो समय अब आगे बढ़ रहा है तो जाति व्यवस्था तो और ज्यादा मजबूत हो रही है। हम जातियां मिटाने की बात कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी मुझे टिकट का बंटवारा क्या जाति का वोट बैंक देखकर निर्धारित होता है? बिल्कुल होता है सर, होता है। अगर मैं एक सवाल, आपका व्यक्तिगत है सवाल ये,
मैं दातारामगढ़ विधानसभा की बात करूं तो भाजपा में मजबूत प्रत्याशी के तौर पर कौन सामने आ रहा है आपके हिसाब से? देखो बहुत सारे चेहरे हैं, किसी एक चेहरे पे ये बात करना इस समय मुनासिब नहीं होगा। अगर मैं कास्ट फैक्ट को अगर इसमें बीच में डाल दूं तो नहीं, अब देखो मेरी पिछले दो चुनाव में पार्टी ने एक प्रयोग किया था कि कुमाऊं समाज को आगे करके उनको नेतृत्व देने की बात कही और पूरा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़े दिल से स्वीकार किया था। पहले अलग हमारे राजपूत प्रत्याशी भी आदरणीय हमारे हमने देखा राजपूत हमें जिसको पार्टी का विष्णु पितामह कहते हैं शिवनाथ सिंह जी ठाकुर साहब, उनको भी 3 बार मौका मिला है। एक बार जाट प्रत्याशी के रूप में गोविंद सिंह जी लांबा भी चुनाव लड़े, वो परिस्थितियां अलग थी। गोविंद सिंह जी लांबा उस समय मैदान में, तो उन्होंने 1-1.5 महीने पहले ही कांग्रेस छोड़ करके भाजपा का दामन थामा था और उस समय इस बार आप तो विधानसभा का में सवाल था मेरा कि भाजपा का मजबूत दावेदारी किस कम्युनिटी से या कौन व्यक्तित्व का नाम पूछूं, व्यक्तिगत सवाल है मेरा। कोई कम्युनिटी आ जाए, पार्टी इतनी सुदृढ़ और मजबूत है, कार्यकर्ताओं में 2 बार का जो चुनाव था उससे इतना मनोबल इतना प्रभावी है, मजबूत है कि किसी भी कास्ट को दे दीजिए, हम चुनाव में 2-2 हाथ करेंगे। और मैं आपको आज कह रहा हूं, आप मेरा इंटरव्यू में फिर चुनाव बाद में भी लेना, कि हम बिल्कुल जीत के करीब हैं और अब की बार विजयश्री का वर्ण अवश्य करें। अच्छा, एक बात मुझे समझाइए, अगर मैं राजस्थान की लोकसभा सीटों की बात करूं, 25 की 25 सीटें भाजपा ने जीती थी, इसका ये अंदाजा लगाया जाए कि जनमानस में भाजपा को काफी पसंद कर रहे थे, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन मैं सीकर जिले का रिजल्ट देखता हूं तो विधानसभा की 8 सीटें आपने गंवा दी। ये कैसे हो गया? देखिए, ये केवल सीकर में नहीं हुआ है, मेरा सवाल पूरे राजस्थान में केवल 2% वोटों से हम पीछे रह गए, वरना सरकार हमारी होती। सीकर की जहां तक अपन ये कारण जानना चाह रहा हूं मैं, ये अचानक जनता के दिमाग में कैसे बदलाव हुआ? ये जनता जनार्दन है भाई साहब, ये पता नहीं क्या कभी आपने समीक्षा मीटिंग में कोई इसका कारण नहीं ढूंढा? क्या नारा निकल के, क्या बात निकल कर सामने आई? एक बड़ी बात कहते हैं अपन कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में एक प्रोजेक्ट सा था, प्रोजेक्ट तो नहीं किया था लेकिन एक संभावित लग रहा था सबको, एक बार सीएम पायलट बनेंगे। हमारा इस दातारामगढ़ में 100% गुजर हमें पोल करते हैं, 1-2% की अलग बात है लेकिन लगभग 100 ही मान लो, वो इस पायलट के चक्कर में कांग्रेस को वोट कर गए। एक कारण तो ये मानते, एक कारण तो ये एक 2 अप्रैल का जो एट्रोसिटी एक्ट था, उसका जिम्मेदार सरकार कहीं नहीं, लेकिन जिम्मेदारी सरकार पर डाल की बात कर रहे हो? हाँ, उनका मूवमेंट जो चला वो तत्कालीन विषय था, वो भी आपको हराने में मददगार रहा? बिल्कुल रहा है, क्योंकि ये जब भी बहुत सारे लोग बार-बार 101 झूठ को 100 बार बोलेंगे तो वो सत्य में तब्दील हो जाती है। दोनों चीजें मान लेता तो सारे लोगों ने कहते साहब ये तो बीजेपी खा जाएगी सब। मैं मानता हूँ दोनों कारण, लेकिन उस समय एक नारा भी खूब सुर्खियां बटोरा था, वसुंधरा राजे तुमसे तेरी खैर नहीं, मोदी तुमसे नहीं, वसुंधरा राजे तुमसे बेर नहीं, ऐसा कुछ चला था ना? नहीं, किसने चलाया नारा? मैं जब ये कोई कर्मचारी संगठन थे, अब कर्मचारी तो जिस सरकार में रहते हैं उसके फिर चुनाव आते जाते। इस नारे से मैं सवाल ये खड़ा कर रहा हूँ कि उस समय का नेतृत्व वसुंधरा राजे सिंधिया के पास में था और उस समय भाजपा में नेतृत्व को लेकर एक नाराजगी नजर आई थी। मोदी जो गवर्नमेंट थी, या मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, उनके नेतृत्व को स्वीकारा और राजस्थान के नेतृत्व को नकारा। क्या इस बात में भी दम है या कि राजनीति हवाई थी? ये राजनीतिक हवा है। अगर वसुंधरा राजे के नेतृत्व से लोगों को परहेज होता तो आप 72 सीटें थोड़ी हासिल कर लेते। 21 सीटों में सिमट के नहीं रह जाती कि जैसे कांग्रेस सिमटती है। यानी आप क्या मानते हैं, मैंडेट से बहुत ज्यादा दूर नहीं थे। अगर खासी नाराजगी सीएम चेहरे को लेकर होती वसुंधरा जी से, तो उस बात को आप नकार रहे हो? बिल्कुल नकार रहा हूं। चलो छोड़ दीजिए, अब थोड़ा बहुत आपसे पर्सनली सवाल पर आता हूं मैं आपके बारे में जब जानकारी जुटा रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि आपने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था 2010 में। मैं पंचायत समिति, और मैं जब उस रिजल्ट का जब देखता हूँ, पंचायत समिति सदस्य की बात कर रहा हूँ, आप स्थानीय थे, कोई बाहरी आया जीता और आप हार गए। वही अभी आप
ने मेरे से प्रश्न किया था कि जाति महत्वपूर्ण रखती है, वो मेरे भी यही हुआ। मैं मेरे खाचरी आवास में से मैं 500 वोटों की बढ़त लेके गया। मेरे गांव ने मुझे बहुत प्रबल प्रचंड बहुमत दिया, बहुत प्यार दिया। इस गांव में मैं तो 100 बार जन्म लूंगा तो मैं इस गांव में जन्म लेना चाहता हूं कि यहाँ की जनता का लाड और प्यार मेरे साथ रहा, आज भी है। लेकिन सामने वाले प्रत्याशी एक समुदाय विशेष से थे और उनकी जातियां करनीपुरा और मेरे गांव में बहुत सारे थी, वो एक जाति की हवा में लोग बह भी गए। उससे मुझे पराजित होना पड़ा। लेकिन मेरा एक पहला प्रयोग था, बहुत ज्यादा लोगों से इतना नजदीकियां भी नहीं थी। अब वो प्यार में तब्दील हुआ है। फिर कभी मौका मिलेगा, परिस्थितियां बनेगी। उसमें मेरे को एक जानकारी और मिली थी कि पार्टी ने सिंबल किसी और को दिया था और टिकट किसी आपने प्राप्त कर ली। वो थोड़ा समझाइए ना कैसे हुआ? सिंबल और टिकट अलग होते ही नहीं। मुझे मिला कि भाई कोई प्रत्याशी कोई पार्टी सिंबल किसी और को देना चाह रहा है। देखिए, मैं कहता हूँ चुनाव से पहले और सिंबल अलॉट हो जाने तक हर आदमी अपनी दावेदारी करता है। और मेरे साथी कईयों ने भी पार्टी से नामांकन पत्र दाखिल किया था। होता यही है, सिस्टम भी यही है कि सब लोग पार्टी के नाम से दाखिल करते हैं। जिसको सिंबल अलॉट हो जाता है उसका वो पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी माना जाता है, बाकी के फार्म निरस्त हो जाते हैं या विड्रॉल हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिंबल किसी को दिया नहीं है, कहीं नहीं था। कयास थे, भाई मुझे मिल रहा है, आप कयास करो, मुझे मिल रहा है। पार्टी का अंतिम निर्णय मेरे पक्ष में हुआ, मैं पार्टी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अच्छा, वहां पर कुछ दावेदारी की बात कर रहे हो? हाँ, दूसरे ने भी दावेदार थे, वो मेरे ही मित्र हैं। दावेदारी करना सबका अधिकार भी है और करना भी चाहिए। आप भाजपा से कितने प्रभावित हो? मैं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति मेरे रग रग में है और मैं जीवन पर्यंत भारतीय जनता पार्टी की सेवा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी से केवल इसलिए प्रेरित नहीं हूं कि मुझे महामंत्री बना दिया या मुझे पद देती है। मेरा इस से एक दूसरा पूरक सवाल है। मैं जब आपके बारे में जांच रहा था, लोगों से पूछ रहा था, खुद सर्च कर रहा था, तो मुझे जानकारी ये मिली कि जिस पार्टी का इतना प्रभावित चेहरा, जिस पार्टी को अनुसूचित वर्ग नहीं, ऑल ओवर मैं बात करूं तो वहां पर भी आपने अपनी भूमिका में देखी जा सकती है। लेकिन आपने जब भी मौका आया भाजपा प्रत्याशी को खिलाफत वोट करी या उनका समर्थन छोड़ा आपने, और आपने निर्दलीय प्रत्याशी, मैं आपको गोविंद सिंह लांबा की बात जिक्र कर रहा था कि उस समय आपने रिजाइन किया, पार्टी छोड़ी। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बता ही रहा था, वो परिस्थितियां भिन्न थी। मैं नहीं, पार्टी के सारे पदाधिकारी इस्तीफा दे चुके थे। वो एक विरोध था उस समय, तत्कालीन परिस्थितियां थी। देखिए, आप सोचिए कि आज आप पार्टी के किसी पद पे मेहनत कर रहे हो, बहुत सारे लोग आपके साथ जुटे हुए हैं, और एक उस समय के लोगों से पूछना, उस समय जो राजनीति में सक्रिय लोग उनसे पूछना कि ऐसा लगता था कि मदन पुजारी मीन्स भारतीय जनता पार्टी दाता रामगढ़, मदन पुजारी जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी इज द मदन पुजारी, ऐसा एक स्लोगन था और एक वास्तविकता भी थी। वो मदन जी भाई साहब के प्रति हमारी अगाध आस्था भी थी। आप चाह रहे थे कि मदन पुजारी को? मैं नहीं चाहता था, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहते थे। आपकी हाईकमान ने आपकी बात को दरकिनार किया? कई बार बताएं, कोई ऊपरी स्तर पर निर्णय ऐसे हुए, हालांकि सही नहीं मानते हो? उस समय तो सही ठीक नहीं था वो निर्णय। यही कारण था कि आपने उस समय भाजपा? मैंने नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे सभी साथियों ने, पार्टी के इवन सारे पदाधिकारियों ने, एक दो पदाधिकारी छोड़ दीजिए, बाकी 90% पदाधिकारियों इस्तीफे देकर मदन जी भाई साहब के साथ रहे थे कि, और फिर पार्टी चुनाव का परिणाम रहा विपरीत रहा, न वो जीते न बीजेपी जीती। उसके बाद 2 महीने बाद में जब पार्टी में वापस उनको सह सम्मान उसी मंडल अध्यक्ष पद पे नवाजा था, इसका मतलब मानते हैं उनकी लोकप्रियता कितनी थी। चलो, मैं ये बताइए, आपसे इससे एक बात ये निकल रही है कि जिस व्यक्ति के लिए आप प्रयास करते हो, जिसे आप भाजपा का मजबूत प्रत्याशी मानते हो, चाहे हाईकमान उस पर सहमति दे या नहीं दे, आप अगर ऐसा ही एक्सीडेंटली मान लीजिए विधानसभा 2023 में आने वाली में हो, आप जिसके लिए सपोर्ट कर रहे हो उन्हें भाजपा टिकट नहीं दे, तो क्या एक बार फिर आप कोई उस पर पहले वाली पॉलिसी? नहीं, दोबारा ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो मैं कहता हूँ वो परिस्थितियां भिन्न थी। आज भी मैं कहता हूँ यदि कोई कांग्रेस के व्यक्ति को आगे टिकट दे दे तो स्वाभाविक विरोध होना स्वाभाविक ही है।
मैं देख रहा था कि लोग कहते हैं कि दातारामगढ़ विधानसभा में भाजपा का चेहरा प्रोजेक्ट करने में बाबूलाल हल्दुनिया का हमेशा हाथ रहता है। अभी फिलहाल जिस चेहरे के लिए भी प्रयास कर रहे हो, संगठन यहाँ का ब्लॉक भी मानता है कि आप भाजपा में कुछ चेहरे हैं जो आप लेकर आते हो, इसमें कुछ दम है या नहीं? अकेला मैं चेहरे के लाने से कोई कुछ होता भी नहीं है और मैं कोई चेहरे लाने वाला आदमी भी नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे मैं काम करवाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता हूँ। वो चाहे आगंतुक हो, स्थायी हो, कुछ भी हो। मैं चाहता हूँ कि वो कोई भी ये कुनबा बढ़े। और देख लीजिए चुनाव का जीत का मूल मंत्र क्या है? यदि परिवार नहीं बढ़ेगा, कुनबा नहीं बढ़ेगा तो वोट फिर कैसे बढ़ेंगे? और वोट नहीं बढ़ेंगे तो बीजेपी के जीत का अपन कैसे आकलन कर पाएंगे? वो सवाल जो शायद मैंने पूछ लिया। सुना है कि इस बार आप राजेंद्र धीरजपुरा के पक्ष में जबरदस्त लॉबिंग कर रहे हो। अभी लॉबिंग वाली तो कोई बात है नहीं। मैं आपको बताऊं, कोरोना काल में राजेंद्र धीरजपुरा मेरे का बहुत बड़ा परिचय भी नहीं, मेरे बहुत पुराना परिचय भी नहीं है। कोरोना में अचानक मुलाकात हुई और उन्होंने सेवा का एक संकल्प मेरे सामने दोहराया कि मैं यहाँ कुछ सेवाएं करना चाहता हूँ। परिस्थितियां कोरोना में आप जानते हो कि लोग बाहर निकलना भी अपनी जान को जोखिम में डालना। पार्टी में स्थापित करने में आपका योगदान को नकार रहे हो क्या आप? नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं इस बात को नकार कह रहा हूँ। उस सेवा के माध्यम से जुड़े। फिर मैंने कहा जी मेरी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी, उसका तो पूरा जीवन ही सेवा में महापुरुषों का जीवन खपा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब, अटल बिहारी वाजपेयी, ये ऐसे नाम हैं। मेरा आदर्श आज भी अटल बिहारी वाजपेयी को मानता हूँ। और अटल जी का जो जीवन का जो सार निकाल के देखो आप कि उन्होंने पूरा जीवन सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तो मैंने राजेंद्र जी की इच्छा भी थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूं, है पहले से भी थे, और वो इस बैनर के नीचे सेवा करना। पार्टी टिकट देगी क्या? ये पार्टी का सोच है, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड। आप डिमांड करोगे? मैं डिमांड नहीं करूंगा। अगर राजेंद्र धीरजपुरा चुनाव लड़ना होगा तो वो डिमांड करेगा। पार्टी से आप समझाओगे कि ये मजबूत है ऐसा अगर लॉबिंग की जरूरत पड़ी तो? नहीं, लॉबिंग की देखो, पार्टी में हमारे धड़े नहीं होते। जो प्रत्याशी अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहता है वो अपना इक्वेशंस देगा। मैं इस प्रकार से राजेंद्र धीरजपुरा की दावेदारी को कितना मजबूत मान रहे हो? देखो, अभी वर्तमान में 2 साल का जो इनका कार्यकाल रहा है, जो 2 साल से जो जनता का जुड़ाव, जनता से जो सेवाएं है, वो ठीक है। पार्टी अगर दाव खेलती है तो मैं समझता हूं कि ये कोई मजबूत दाव होगा मेरे हिसाब से। बीजेपी को मैं जब दातारामगढ़ बीजेपी के बारे में कुछ अपना आपका मंथन कर रहा था तो मुझे एक मोटा बात निकल के सामने आई कि यहाँ पर राजपूत, कुमावत और जाट ये वर्ग है, एक दूसरे उम्मीदवारों को वोट नहीं देते हैं तो बहुत कम देते हैं। तो अगर जाट उम्मीदवार राजेंद्र धीरजपुरा आया तो क्या राजपूत वोट, क्या कुमावत वोट, जो एक बड़ी संख्या में देना चाहिए, वो दे पाएंगे? आप ये सोचिए कि 3 बार राजपूत प्रत्याशी भी यहाँ रहा है। क्या किसी ने जाति देख के वोट नहीं दिया क्या, या दिया? अभी हरीश कुमावत जी चुनाव लड़े 2 बार, तो क्या जाति देख के वोट दिया क्या? या सारे एक जाति विशेष के वोट थोड़ी ना है। भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ जुड़ा हुआ हर कार्यकर्ता केवल कमल के फूल को अपना उम्मीदवार समझता है, जाति देख के वोट नहीं। आप देखो, इस मेरी बात को मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ आप छुपा रहे हो। नहीं, क्या छुपा रहा हूं? मुझे ऐसा लगता है, मेरा पहला सवाल आया कि जाति प्रभावित करती है, और मैं दातारामगढ़ के परिदृश्य में आपसे सवाल पूछा था। मैं वापस वही आता हूँ कि बीजेपी कमल नहीं खिलाती है, कहाँ? दातारामगढ़ में। और इसका मोटा कारण आपने एक तो ये बताया कि चयन जब होता है तो थोड़ी गड़बड़ वहां हो जाती है, कुछ आपने दूसरे कारण भी बताए। उन दूसरे कारण में मैं एक कारण ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये जो गुटबाजी, फूट, जातियों का एक हल्का फुल्का थोड़ा बहुत ये है, क्या इसका असर है या नहीं? ये कुछ भी नहीं है, आंशिक असर तो है। आंशिक असर। तो मैं उसी को पूछा कि अगर जाट, राजपूत, ये अब ये सब ठीक हो गया या इसका थोड़ा बहुत असर बचा हुआ है? नहीं, अब उतना ज्यादा असर नहीं है। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं इस बात को,
और अगर ऐसा होता तो क्या 25 सीटें हम लोकसभा में जीत पाते क्या? नहीं, वो तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, उस पर तो सवाल भी लिया वहां कोई जातीय, अब मोदी जी और जिनका जो काम है, हमारी केंद्र सरकार का जो काम है जनमानस के अंदर, उसको तो जनता ने पसंद किया है, उसको जनता ने पसंद मोहर लगाई है। इस पर तो मैं कह सकता हूँ ये और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका लगातार अभी जो रीट मामले में लेकर सड़कों पर है। मुझे बताइए, आप पहले भाजपा के जिला मंत्री थे, अब मोर्चा में आए हो, ये क्या पहले वहां आकर वापस मोर्चे में काम आना? बिल्कुल, बहुत सटीक सवाल किया आपने। मेरे कई पार्टी के जो मेरे साथी हैं, मेरे बहुत लंबा सफर जिन्होंने मेरे साथ किया है, वो भी कहते हैं कि हम इसको क्या प्रमोशन समझें या डिमोशन समझें। जी जी जी। और देखा जाए तो इसको लोग डिमोशन की दृष्टि से भी देखते हैं, लेकिन मैं प्रमोशन की दृष्टि से देखता हूँ। इसलिए देखता हूँ कि मुझे ऐसी पीड़ा हुई, मैंने खुद पार्टी से, मेरे जब ये नियुक्ति हुई थी मेरी, तो मेरे बैठ के बात हुई पार्टी शीर्ष नेतृत्व से, मैंने कहा मुझे इस क्षेत्र में काम करने की मेरी इच्छा है, कि मैं देख रहा हूँ कि पिछला चुनाव भी उठा के देखें ऑटो विधानसभाओं का, एक बड़ा कारण रहा कि हमारा एससी समाज बीजेपी से बहुत दूर चला गया एट्रोसिटी एक्ट के उस मोमेंट के बाद में। तो जहां हमें काम करने की ज्यादा आवश्यकता है, यदि वहां केवल डिमोशन प्रमोशन का बहाना लेकर आइए, उससे दूर जाना अगर जाओगे तो आप सच्चे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो। आप मैंने कहा मैं सिंचाई करूंगा इस मोर्चे की, मेरी में जितना सामर्थ्य है, मैं जितनी अपनी पूरी निष्ठा से काम कर सकता हूं, मैं मोर्चे में रह के उन जातियों से, उन मेरे दलित बंधुओं से इस विषय को समझाने का प्रयास करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए अछूत नहीं है, आपको खाएगी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके हितों की रक्षा करना मेरा दायित्व है। मैं जहां बैठता हूं, मैं अपने समाज की हिमाकत करने की, वहां तरफदारी करने की इस वर्ग को भाजपा से मजबूती से जोड़ना, ये महसूस किया आपने, इसलिए आपने ये मोर्चे का काम चुना मैंने। अच्छा, इस मोर्चे को जब मैं देख रहा तो शायद हो सके मेरे सवाल से आप उसके फेवर में नहीं हो, या उससे मतलब आप एग्री नहीं हो, लेकिन मैं देखता हूं कि आप इस मोर्चा में मुझे एक जाति का ज्यादा नियुक्तियों में देख लो, प्रभाव में देख लो। ये मेरा ही सवाल है या आप भी कभी इसको ठीक करने की जरूरत है? ठीक करने की जरूरत तो है, मानते हैं, ये सही कह रहे हो कि मैं जब अपने मंडल अध्यक्षों को कार्यकारिणी बना लेने के लिए कहता हूँ, और जब कार्यकारिणी बन करके मेरे अनुशंसा के लिए मेरे पास आती है, लेकिन वो उनकी भी मजबूरी है कि जहां जो कार्यकर्ता सक्रिय है उसी को तो पद देंगे। अब वो संयोग से एक ही जाति में है या ज्यादातर एक ही जाति में है, तो मैं उनका भी दोष क्या कहूँ। अब जो काम करेगा, मंत्री बन रहा है बाबूलाल हल्दूनिया, इतना बड़ा त्याग किया है, मैं इसको त्याग कह दूं तो भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आप वहाँ मेन भाजपा में वापस आए हैं। अगर वो इस समस्या जो आई है बाकी जाति, जिसे मैं क्या अनुसूचित जाति वर्ग की, वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो फिर रिजल्ट सकारात्मक कैसे आ पाएगा? नहीं पहुंचाने का मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पूरे प्राण प्रण से मैं इसको पहुंचाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा रोड में पता हो ना कि आपकी क्या प्लानिंग है, किस तरह से? देखो, अभी हमें संगठन में जिला जो मोर्चा का जो कार्यकारिणी गठन को पूरा साल भर भी नहीं हुआ है। पहली बार अनुसूचित जाति मोर्चा तमाम बूथों पर, मंडलों पे पहुंचा है। मंडलों की कार्यकारिणी घोषित हो रही है, पहली बार हो रही है। हाँ, इतना मंडल कार्यकारिणी नहीं बन पाई थी बहुत सी जगह, लेकिन 46 के 46 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति करके संगठन में तो नजर आ रहे हो, लेकिन मैं देखता हूँ एक्शन में आपका कोई बड़ा प्लान, बड़ा कोई वो नजर नहीं आता। आएगा, अब नजर अब सामने आएगा, हमारी टीम खड़ी हो रही है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ एक सवाल है कि खाटू श्याम जी के चेयरमैन जो है, जो आप ही की पार्टी की चेयरमैन जी हाँ, पहली महिला चेयरमैन है, उनके खिलाफ धरना चल रहा है। क्या लग रहा है कि कोई पार्टी में कोई ये धरना उनके खिलाफ तो नहीं है, ये चेयरमैन उनकी कुछ मांगे हैं। देखो, बोर्ड में कुछ बहुत सारे महत्वाकांक्षी पार्षद आ जाते हैं। मैं आपका इंटरव्यू शूट देख रहा था 3 दिन पहले, शायद आप गए होंगे, मैंने मेरे मोबाइल पर देख रहा था कि धरना स्थल पर आप बैठे हो, चेयरमैन साहिबा बैठी है और वो धरनार्थी बैठे हैं, और जिन विषयों को लेकर धरना है उन विषयों पर चेयरमैन साहब करेंगे, सब कर देंगे। हर एक मांग पर उन्होंने
उनका समाधान करने की हम हाँ भरिए, मेरे सामने मैंने आप वो एक गवाह भी है आपका वीडियो, फिर धरना क्यों? क्या इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता? या एक दलित चेयरमैन होने के नाते केवल उसको नीचा दिखाने के लिए काम हो रहा है? और इस पर्दे के पीछे ये कुछ जो बैठे हैं ना, वो मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मैं उन पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कहीं वो गलती से किसी षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। आपका मोर्चा सपोर्ट में नहीं आ रहा है? किसके? जो एक आप जो दलित महिला की बात कर रहे हो, अनुसूचित जाति महिला की बात कर रहे हो। नहीं, धरने पर बैठना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। उनकी मांगों को सुनना और मानना वो चेयरमैन साहब के क्षेत्राधिकार का विषय है। उन्होंने मान ली है, उन्होंने मान लिया। इसमें समर्थन में आने की, विरोध में जाने की कहाँ आवश्यकता है? मुझे बताओ। उनकी मांगे मान ली। अब नहीं मानने के बाद आदमी उठे ही नहीं। अभी आप मेरे से कोई प्रश्न करो, मैंने उसका जवाब दे दिया, आप उससे संतुष्ट नहीं, उसका किसी के पास कोई उपाय नहीं है उसका। केवल एक झूठी सहानुभूति बटोरने के लिए आप किसी को टारगेट कर रहे हो। मैंने तो उस धरने पे जो लोग बैठे हैं वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार, बैठना चाहिए मांग के लिए। अगर जनप्रतिनिधि हैं तो अपने क्षेत्र की, नगर पालिका की, वार्ड की जो भी समस्या उनको लेकर के वैसे सुने, वैसे नहीं सुने, वरना आजकल ये भूख हड़ताल, अनशन वगैरह यही अपने लोकतंत्र में यही व्यवस्था ही है। उनकी मांग वाजिब है, लेकिन जब जिससे आप मांग चाह रहे हैं, आप कह रहे थे कि ईओ साहब भी वही मंजूर कर रहे हैं, चेयरमैन साहब भी मंजूर कर रहे हैं, फिर तो यार की केवल अपनी सस्ती लोकप्रियता नहीं हासिल करने के लिए ये क्या है? फिर ये बताओ, अगर ये लोकप्रियता हासिल करने का तरीका नहीं है तो और क्या है? आपको उन्होंने कहा बजट की बैठक, उन्होंने कहा अभी कॉल कर देते हैं। कोई चीज मांग रहे हो, सब कुछ मिल रही है, फिर उसके बाद में धरना प्रदर्शन का, अनशन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। और रही बात आप मोर्चा के समर्थन में आने की, जहां भी अगर ऐसी समाज का किसी जनप्रतिनिधि गण के ऊपर कोई इस प्रकार का ऐसा लगेगा भाई इसका उत्पीड़न हो रहा है, तो मोर्चा डट के मुकाबला करेगा। हम उनके साथ खड़े हैं। एक सवाल जो, क्योंकि मैं देखता हूँ, जो मुझे पहले लेना चाहिए, मैं आपकी छवि को एक शिक्षाविद की भी देख सकता हूँ, एक सोशल वर्कर की भी देख सकता हूँ, और साथ साथ पार्टी का एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी भी देख सकता हूँ। मैं शिक्षाविद देखूं तो राजनीति में मिसमैच है, कोई मैच नहीं खाता। ये तीन किरदार वाला व्यक्ति कैसे, मतलब आप राजनीति भी नहीं करते हो, आप जब टीचर बनके या फिर वो भूमिका भी निभाते हो, तो आप टीचर से राजनीति में कैसे आए? या फिर बाद में फिर इसी के बीच में आप सामाजिक लीडर के तौर पर भी अपने वर्ग की आवाज भी उठाते हो? ये सारा जो कॉम्बो कैसा है? ये शिक्षक होना मेरे लिए, मेरे जीवन का एक, मेरे पिताजी शिक्षक रहे, मेरे बड़े भाई साहब शिक्षक हैं, मेरे रिश्तेदार शिक्षक हैं, मेरे फादर इन लॉ प्रिंसिपल थे। बिल्कुल, आप भी शिक्षक रहे हो। और मैं खुद शिक्षक हूँ। ये मेरी एक जीवितता है। मुझे बड़ा संतोष होता है कि मैं एक शिक्षक हूँ, और मैं भी चाहता हूँ मेरे परिवार में शिक्षक की परंपरा कभी टूटे नहीं। अब राजनीति और शिक्षक का क्या तालमेल है? मैं समझता हूं कि राजनीति में एक शिक्षक जितना ठीक ढंग से, प्रभावी तरीके से काम कर सकता है समाज सेवा का, औरों की बनिस्बत कुछ ज्यादा कर सकता है। शिक्षक वाला समाज सेवा छोड़ दिया क्या आपने? नहीं, छोड़ा नहीं है। शिक्षक तो मेरे जीवन पर्यंत रहेगा। मेरे अंदर का शिक्षक है, वो जीवन पर्यंत। ज्यादा काम करना, ज्यादा ये रुचि शिक्षक में है या राजनीति का एक वो कार्यकर्ता, पदाधिकारी बनकर सेवा करने में? मेरा रुचि तो सेवा करने की है, उसमें शिक्षक बन के करूंगा तो भी सेवा हो रही है, और राजनीतिक परिदृश्य में काम करूंगा तो मैं चाहता हूँ शिक्षक मेरा जिंदा रहे, और सेवा समाज की जितनी ज्यादा हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में मेरे समाज की और उसके साथ साथ समाजों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिलता है। इससे बड़ा मैं अपने आप को कोई राजस्थान का एक सवाल मैंने पहले ले लिया था कि दलित उत्पीड़न। मैं देखता हूँ कि राजस्थान में ये घोड़ी से उतारने वाला घटनाएं बार बार शायद आपने भी देखी, मैंने भी सुनी है। विशेष तौर पर बाबूलाल हल्दूनिया जिस वर्ग से आता है, कभी पीड़ा होती है? खूब पीड़ा। इसमें सारा कसूर सरकारों का है या कोई सोशल व्यवस्था का? तो है ही है, और समाज भी जिम्मेदार है। मैं देखो, क्या
आप किसी आज आजादी के 75 साल बाद भी आप किसी को किसी के अधिकारों से वंचित कर सकते हो? अपने आप को क्या तोप समझते हो? और जो भी समाज कंटक है वो एक जाति में नहीं होते सर, सब 36 कौमों में होते हैं। ऐसे कुछ एक दो असामाजिक तत्व है जो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए दूसरे के अधिकारों को 1 मिनट में सत्यानाश कर देते हैं। इसके प्रति सरकार को संवेदनशील होकर के उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पहला काम होना चाहिए। सरकारें क्या अपनी संवेदनशीलता दर्शाती नहीं है? बिल्कुल नहीं दर्शाती। आप रोज अखबार पढ़ते हो, क्यों उतार दिया जी घोड़े से? क्या वहां पुलिस नहीं है? क्या कानून नहीं है? व्यवस्था नहीं है? उसको बराबर का हक देने के लिए सरकार को उसको संरक्षण देना चाहिए। सरकार तो जब आपकी पार्टी की भी हुआ करती थी घटनाएं तो वहां पर भी होती थी। नहीं, मैं अगर उस देखो हमारी सरकार के आप आंकड़े उठा लीजिए। नहीं, मैं आंकड़े में नहीं चलता, मैं सिर्फ एक बेसिक सवाल खड़ा कर रहा हूँ। अगर आपका पार्टी हो, आपके जिससे वर्ग से वो लोग जो आपकी पार्टी को सपोर्ट करे वो अगर इस तरह का करे तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहो? ऐसे लोगों की निंदा करनी चाहिए बिल्कुल, और कानून को अपना काम करके। बाबूलाल हल्दुनिया ऐसे लोगों से मतलब खिन आती है, मतलब हाँ बिल्कुल। अरे वो समाज के हो ही नहीं सकते। जो लोग समाज में व्याप्त किसी व्यक्ति में भेद करते हो जाति देख करके, वो इस भारतीय समाज में रहने लायक लोग नहीं है। आप जाति देख के यदि किसी से असमानता करते हो, किसी अस्पृश्यता करते हो, या उसको घोड़ी से उतारना, उसको पानी नहीं पीने देना, और उसको दुकान पे नहीं चढ़ने, उसको मंदिर नहीं जाने देना, ऐसी घटनाएं यदि होती है तो वो 21वीं सदी में रहने लायक इंसान नहीं है। वो निजी जिंदगी का सवाल लेता हूँ आपको, इतने बड़े जो आपका जीवन रहा है, कभी इस चीज की आपने उपेक्षा फील करी है इस कम्युनिटी को देखते हुए, वर्ग को? किसके लिए? आपने कभी अपने जीवन में इस तरह का सामना हुआ है? नहीं, मेरे साथ कभी नहीं हुआ। आपके किसी मित्र के साथ? बिल्कुल नहीं, मेरे साथ, मेरे मित्रों के साथ ऐसा घटनाक्रम मैंने कभी नहीं देखा। मुझे मैं कह रहा हूँ ना कि मैं सौभाग्यशाली होऊंगा या तो, या मेरे मिलने वाले सब लोग अच्छे होंगे कि कभी मुझे जाति से असमानता का सामना नहीं करना पड़ा, ना कभी मुझे इस प्रकार का कोई कभी अवरोध उत्पन्न हुआ कि साहब इस समाज में होने के नाते आपको ये चीज नहीं मिलेगी। अच्छा, थोड़ा सा मैं दो छोटे जाते क्योंकि अंतिम अपन इंटरव्यू के अंतिम मोड पर है, मैं थोड़ा सा यूपी चुनाव को चलता हूं। तो यूपी में मैं देख रहा हूं कि थोड़ा स्थिति में कुछ बीजेपी के बड़े जो मंत्री हुआ करते थे वो छोड़कर सपा में चले गए, सपा वाले इधर आ गए। ये इधर वाला ये क्या चल रहा है वहाँ? जो मेहमान आए हैं, जो मेहमान गए हैं, वो पहले मेहमान के बतौर ही आए थे। आपका इशारा सीधा स्वामी प्रसाद मौर्य और एक दो उनके साथ 5-10 विधायकों की तरफ होगा। वो सारे लोग अवसरवादी थे। भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता कुछ मिले या नहीं मिले, वो पार्टी की सेवा में तल्लीन रहता है। और देख लेना, अगर जो आए हैं और वो रुक के अपना अब की बार जहां मौका मिल गया, उनको लग गया पार्टी उनको टिकट नहीं देगी और उन्होंने सपा का दामन थामा है, आप परिणाम आने पे हम बात करेंगे कि जनता उनका बोरे बिस्तर बांध। चलो, चंद्रशेखर रावण आजाद की बात कर रहा हूँ। चंद्रशेखर रावण जो एक दलित लीडर्स के तौर पर उभरा भी है, वो भाजपा से खासा नाराज नजर आता है। ये जो रावण और जो कुंभकर्ण आते हैं ना सर, अब जिसने अपने आप के आगे रावण ही लगा लिया, फिर मैं उसको क्या भाजपा किससे रिलेशंस क्या बात, जो अपने आप को रावण मानता है, पूरा जनमानस पूरा विश्व रावण से नफरत करता है। रावण का जो कर्म थे उनकी उपेक्षा करता है। थोड़ी देर रावण को छोड़ दे तो। और उसके टाइटल को आप ले रहे हो, तो मैं नहीं समझता कि फिर आप कोई समाज की सेवा में खड़े होंगे। दलित लीडर्स नहीं मानते हो क्या? नहीं, लीडर मानता हूँ। चंद्रशेखर अगर समाज के लिए लड़ता है तो मैं उसका साधुवाद व्यक्त करूंगा, लेकिन आप अपने निजी व्यक्तित्व को रावण के व्यक्तित्व से मेल खाते हो तो आप भला किसका करोगे? आप केवल संघर्ष कर रहे हो। मैं साफ दलितों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, मैं साफ दलितों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। और आपकी भूमिका क्या है कि मैं रावण हूँ, यानी मैं खुद बुराई हूँ।
रावण तो इसलिए कि आपका, अब मैं इसलिए नाम जोड़ दिया कि वो शायद उनसे आप जल्दी इंट्रोडेक्ट हो जाओ या परिचित हो जाओ, इसलिए जोड़ दिया। उस पर ज्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे अपन, वो कभी और करेंगे। आप तो मुझे ये बताओ कि एक दलित चेहरा है, वो आपकी पार्टी से थोड़ा नाराज है। क्यों नाराज है उसको पूछो। रावण, आपने चंद्रशेखर के बारे में अध्ययन किया है क्या कि वो क्यों नाराज, क्या उसका पार्टी ने कभी कोई बिगाड़ दिया क्या कुछ? वो बोल रहा था कि मुझे जेल में नहीं, बिना कारण कोई जेल में नहीं रहते। आप आंदोलन करोगे, कानून हाथ में लोगे तो देख कानून तो अपना काम करेगा। उसको उसमें कोई सरकार हो, उसमें बीजेपी हो तो भी है, कानून व्यवस्था का काम तो चाहे, और कांग्रेस है तो भी करेगी। कोई पार्टी के हिसाब से कोई उन्होंने बीजेपी का नुकसान किया और उसको ऐसा कोई गलत आरोप है। अगर पंजाब चुनाव में बीजेपी बहुत कमजोर है, मानते हो? नहीं, अभी परिस्थितियां सुधरी है। पहले हम अकालियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते थे, अब अकाली इन्होंने अलविदा कह दिया तो कैप्टन साहब, अब आप देखो कांग्रेस का, यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिसकी उम्र कांग्रेस में सेवा करते करते गुजर गई और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर अमरिंदर सिंह की बड़ी पीड़ा रही है कांग्रेस की पॉलिसी से, कि एक सीमावर्ती स्टेट है और कितना भारतीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है, उनको सावचेत बार बार सरकार को भी किया है, अपने हाईकमान को भी किया है। लेकिन एक नौटंकीबाज वो नवजोत सिंह सिद्धू, जो कभी बीजेपी में रह करके इतने ऊंचे शब्द सोनिया जी के लिए, राहुल जी के लिए कहते थे, तो वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में जाकर बखेड़ा कर दिया। अमरिंदर सिंह, जिसकी पीढ़ियां कांग्रेस को वोट देती थी, जो कांग्रेस का नेतृत्व करती थी, 2 बार शायद दूसरी बार सीएम होंगे वो रहे हैं। पार्टी ने जिस पे बार बार भरोसा जताया है, वहां जाकर के गुटबाजी पैदा कर दी जिस पार्टी में, और चौनेर क्या क्या पैदा कर दिया। अब और देखना, नेतृत्व बदलना ये तो पार्टी का होता होगा। हठधर्मिता थी नवजोत सिंह सिद्धू की। आप अखबार नहीं पढ़ते थे क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए नवजोत सिंह सिद्धू ने मांग करी, पार्टी ने उसको बदल के प्रदेशाध्यक्ष चेंज कर दिया, उसे बना दिया, या हो सकता है कि सीएम का, ये उनका मामला है। ऐसा तो भाजपा में भी होता है। नहीं, भाजपा में ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक बाहर के व्यक्ति के आने से पार्टी प्रभावित होगी। ऐसा एक उदाहरण देख के बता दीजिए। आपको याद दिला दें। हाँ, हम समीक्षा करते हैं कि हम 3 साल शासन किया, अब हमारा कोई वर्ग नाराज तो नहीं है। अगर चेहरा बदल दिया जाए, जनता में कुछ सहानुभूति हो, प्रयास सभी करते हैं। कर्नाटक में येदियुरप्पा जी, जो एक माना हुआ चेहरा था, 2 बार सीएम बना, उनको हटाकर, हाँ ये है कि आप में विरोध नहीं हुआ, तो उनमें भी अगर मान लीजिए कि उनको हटा रहे थे, किसी और को बना रहे थे, यही तो कारण रहा। भाजपा में किसी को हटा रहे थे, किसी को बना रहे थे, वो तो उनका पार्टी का अंदरूनी विषय है। लेकिन एक बीजेपी से यात्री गया कांग्रेस के अंदर, और वो थोड़े समय में भी वहां मुख्यमंत्री के निर्णय लेने में और बदलवाने में यदि भूमिका अदा करता है, उसके इशारों पर यदि हाईकमान कांग्रेस का चिंतन करके इस प्रकार की, तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, मारी है। और उसका परिणाम, उसका परिणाम मान लीजिए, कांग्रेस पंजाब एक कांग्रेस का स्टेट मानता हूं मैं, कांग्रेस का लगातार सरकारें रही है, वो अब की बार उनसे अलविदा। छोटा सा कमेंट है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दोनों में मैच्योरिटी किससे ज्यादा नजर आती है? दोनों में नहीं है। एक परिवार में पैदा हो जाने से मैच्योरिटी हो जाएगी क्या? नहीं, मैं तो दोनों का आपको, नहीं, मुझे तो दोनों में कोई मैच्योरिटी नहीं है। अगर मैच्योरिटी होती सर, राहुल जी की मैच्योरिटी तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप पत्रकार लोग खूब लिखते हो। प्रियंका जी की शायद आप मेरे से खेलवाना चाहते हैं कि उससे ज्यादा होगी, लेकिन एक विषय, एक राजस्थान में सरकार है, एक पंजाब में सरकार, पंजाब में कांग्रेस की है, राजस्थान में भी कांग्रेस की है। एक विषय के लिए अब राजस्थान में तो क्यों नहीं बोलते, उत्तर प्रदेश में वही मांग आप उत्तर प्रदेश वालों से मुख्यमंत्री की, क्योंकि वह बीजेपी की सरकार है, सारा दर्द वहीं होता है। और राजस्थान में दलितों पर रोज पुतपड़ी हो रहा, कोई बोलने वाला नहीं। यहाँ कोविड-19 में जितनी धांधली हुई, मैं तो ये टाइम आएगा बताएंगे कि राजस्थान का सबसे बड़ा बड़ी लिस्ट है आपके पास में, चलो नहीं, सबसे राजस्थान के गठन के बाद में सबसे बड़ा स्कैम यदि उजागर होगा तो कोविड-19 का होगा इस सरकार का। ये राजस्थान वाले तो कसूरवार केंद्र को ठहराते हैं कि सब कुछ गड़बड़ हुआ, वो केंद्र ने किया। कैसे हुआ? स्वास्थ्य मंत्रालय उनके अंडरटेकिंग। अरे आपको वेंटिलेटर दे दिया, आपने किराए पे दे दिए, आपने कबाड़ में रख दिए, आपको वैक्सीन भेजी, आपने कहा ये बीजेपी की, मोदी की वैक्सीन है। आपने डोजेस को
वीडियो करकटों में डाला, आपको आपके पत्रकारों ने उजागर किया सर, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नहीं किया। सर वो मान छोड़ दीजिए ना, वो तो मानेंगे भी नहीं। सरकार ने फिर माना कि हमने तो, हालांकि रिपोर्ट भास्कर वाले ने बहुत बड़ा उस पर छापा था। अभी कहाँ मान रहे हैं, रीट में कहाँ मान रहे हैं, रोज खुलासा हो रहा है। एक से कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी, और गाजर मूली की तरह बाड़मेर के अंदर, सांचौर के अंदर रीट का पेपर बिका है। मैं अंतिम कमेंट, फिर भी वो एक नहीं मान रहे तो इसका कोई उपाय नहीं है। मेरा अंतिम कमेंट है, आने वाली विधानसभा में मैं देखता हूं कि जो टर्न देखता हूं कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, इस बार टर्न भाजपा का है। खुश हो कि सरकार भाजपा? खूब खुश हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। अगर आपको हमें ये ऐसा कोई सुखद समाचार जनमानस से निकाल के लाए हो तो हम जैसा सोचते थे उस प्रकार का समाचार आप कह रहे हो आना तय है, तो मैं आपको बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। एक और सीएम किसे देखोगे? ये पार्टी आलाकमान तय करता है हमारा। हम कार्यकर्ता केवल भारतीय जनता पार्टी के जिनको भी टिकट मिलती है उनको प्रतिनिधि के तौर पे चुन के भेजना हमारा काम है। हमारा आलाकमान, अगर आपके मोर्चा की सलाह मांगी जाएगी तो क्या कि भाई सीएम कौन होना चाहिए, सलाह आपकी व्यक्तिगत मांगी जाए तो? नहीं, ऐसी कोई सलाहें हमारे नहीं देखी जाती। पार्टी के जो आलाकमान है ना, वो अंदरूनी जनमानस का सर्वे करवाती है। अच्छा, पूनिया सीएम बन सकता है क्या आपकी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें कोई भी सीएम बन सकता है। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे चेहरे मुख्यमंत्री में चुन के आगे जिनके बारे में कोई बहुत ज्यादा लोगों ने कयास नहीं लगाए थे। तो भारतीय जनता पार्टी में संभावनाओं का, हमारे मदन जी सैनी जिनके बारे में कोई सोचता नहीं था, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, एक सामान्य कार्यकर्ता को हक मिलता है, अधिकार मिलता है, मौका मिलता है, वो केवल बीजेपी में मिलता है। हमारे यहाँ वंशवाद की पूजा नहीं होती कि वहाँ कोई 10 जनपद से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा वो सीएम बनेगा। हमारे जनमानस में राजस्थान की जनता के दिलों पे राज करने वाला व्यक्ति सीएम बनेगा। तो बताओ ना, जनता के दिलों में जैसे वसुंधरा राजे का भी नाम चलता है। वसुंधरा जी को जनता ने जिस सराहा 2 बार सीएम बनाई है, हो सकता है अगर आज भी जनता का ऐसा कोई सर्वे गया। वाले से ये सवाल पूछता हूँ तो इसका जवाब मुझे जैसे थोड़ा सा कांग्रेस से पूछता हूँ तो जी हमारे अशोक गहलोत बनेंगे, बीजेपी वाले से पूछता हूँ तो इस सवाल को मुझे मतलब थोड़ा सा टाल के या थोड़ा घुमा के देते हैं। हम टाल नहीं रहे साहब, पार्टी यदि अधिकृत कर देगी तो वसुंधरा जी को अधिकृत करती है तो वसुंधरा जी बनेगी। पार्टी किसी दूसरे को अधिकृत कर देती। व्यक्तिगत सुझाव मांग रहा हूँ, किसे करना चाहिए? किसको? आपका व्यक्तिगत मानूं तो सीएम के लिए। हाँ, सीएम के लिए। देखिए पहले चुनाव होने दो, मुझे पता है जवाब मुझे नहीं मिलेगा। नहीं, आपको वक्त आने पे इसका जवाब मिलेगा। आज अपन 1.5 साल पहले क्या कल्पना करें? ये थे बाबूलाल हल्दूनिया। मेरे हर प्रकार के सवाल रहे, कुछ सवाल तीखे भी रहे, लेकिन हर सवाल का उन्होंने बेबाक जवाब दिया। मैंने इनके जनमानस को खूब टटोला। कुछ पीड़ा है क्योंकि जिस वर्ग से ये आते हैं उस वर्ग का आज राजस्थान में बहुत ज़्यादा उत्पीड़न अत्याचार होते हैं, इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। लेकिन साथ में ही अनुसूचित जाति मोर्चा अपनी जो एक वर्ग को पार्टी से जोड़ने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये कितने कामयाब होंगे ये तो वक्त बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं पार्टी इनकी कार्यशैली से काफ़ी प्रभावित है। और आने वाली विधानसभा और सरकार का मैं जिक्र कर रहा हूँ तो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आने वाली सरकार है वो भाजपा की बनेगी। और साथ ही जिस विधानसभा से ये आते हैं वहाँ भाजपा ने कभी कमल नहीं खिलाया है या नहीं जीती है, वहाँ पर भी ये जीत का दावा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।